बात है 26 फरवरी साल 2011 की। रात के करीब 2 बजे पुलिस की एक कार लंदन के ब्लैक हिल इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उस कार में बैठे पुलिस अफसर को दूर कहीं से आग की लपटें और धुआं दिखाई देता है। पुलिस जब उस कार की तरफ आगे बढ़ती है तो एंगरस्टीन लेन रोड पर एक जलती हुई कार दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर तुरंत लंदन फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और किसी तरह से आग पर काबू पाया जाता है। आग बुझाने के बाद पुलिस उस कार की तलाशी लेती है। वो एक ब्लू कलर की मर्सिडीज कार थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था और ना ही पैसेंजर सीट पर कोई था। पर जब पुलिस ने उस कार की डिग्गी खोली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। डिग्गी में एक 20 से 25 साल के नौजवान की आधी जली हुई लाश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, माथे पर पगड़ी थी, शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था। कौन था ये नौजवान और क्यों किसी ने इसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी थी? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले 2 महीनों में हुई इन घटनाओं के बारे में देखो और फिर एक सवाल का जवाब दो। 18 मार्च 2025 मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत की पहले बेरहमी से हत्या कर दी। फिर सौरभ की लाश के टुकड़े करके एक ड्रम में भर दिया और उस ड्रम को सीमेंट से सील कर दिया। 17 अप्रैल 2025 मेरठ में रहने वाले अमित को एक ही सांप ने 10 बार काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अमित के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से पहले ही गला घुटने की वजह से हो चुकी थी। असल में अमित की पत्नी रविता ने ही अपने प्रेमी अमरजीत के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर अपने इस कारनामे को छुपाने के लिए उसकी लाश के पास सांप छोड़ दिया था। ऐसी कितनी घटनाएं आजकल हमारे देश में हो रही है। अब सवाल ये कि क्या हो रहा है हमारे देश में आजकल? क्यों अचानक से ऐसी घटनाओं की तादाद बढ़ने लगी है? अपनी राय कमेंट में बताओ। और अब हम हमारी आज की कहानी पर वापस आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साउथ लंदन के बैक्सली हीथ इलाके से। गगनदीप सिंह की पैदाइश साल 1988 में एक सिख इंडियन परिवार में हुई थी। उसके पिता चरणजीत और माता तजिंदर की वो पहली संतान थी। छोटी सी उम्र से ही गगनदीप स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। आपको भी पता चलेगा कि गगनदीप कितना स्मार्ट था जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे। साल 1991 में तजिंदर ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अमरदीप रखा। दोनों भाई बहन को एक दूसरे से काफ़ी लगाव और मोहब्बत थी। गगनदीप के पिता चरणजीत लंदन में एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाते थे। इसमें 300 से ज़्यादा लोग काम करते थे। बिजनेस इतना सक्सेसफुल था कि माता तजिंदर भी पिता के साथ ही ऑफिस में काम करती थी, जिसकी वजह से दोनों बच्चे भी स्कूल टाइम पूरा होने के बाद पिता के ऑफिस में चले जाते। यहीं से गगनदीप कंप्यूटर पर बैठने लगा और अपने पिता का बिजनेस सीखने लगा। साल 2009 में गगनदीप के पिता चरणजीत इंडिया आए और इस एक ट्रिप ने पूरे परिवार की खुशनुमा जिंदगी को उलट कर रख दिया। दरअसल चरणजीत लंदन में रहते हुए अपने एक दोस्त के जरिए इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता था, यानी वो पैसे भेजता और उनका अकाउंटेंट दोस्त उनकी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखता। पर पिछले कुछ समय से चरणजीत को अपने इस दोस्त पर शक होने लगा था, तो उसी सिलसिले में चरणजीत इंडिया आए हुए थे। इंडिया आकर उन्हें पता चला कि सच में उनका दोस्त चरणजीत से पैसे लेकर अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसी दोस्त ने सुपारी देकर चरणजीत की इंडिया में ही हत्या करवा दी। चरणजीत की अचानक से हुई हत्या से पूरे परिवार पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। पति की मौत की खबर सुनकर ताजिंदर को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें कई हफ्ते अस्पताल में गुजारने पड़े। इस हालत में गगनदीप को ही पूरे परिवार को संभालना था, क्योंकि वही अब घर में सबसे बड़ा था। छोटी सी उम्र से ही गगनदीप के सर पर परिवार और बिजनेस दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। पर गगनदीप स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था। उसने अचानक से आई इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। उसने अपने परिवार को भी संभाला और बिजनेस को भी, और सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि उन्हें कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
गगनदीप एक तरफ बिजनेस देखता और दूसरी तरफ उसने अपने खुद का एक केबल टीवी चैनल शुरू किया, सिख टीवी नाम से, जहां पर वो लंदन और यूरोप के सिख समाज के रिलेटेड न्यूज़ और प्रोग्राम्स चलाता था। इन शॉर्ट, गगनदीप सिर्फ 21 साल की उम्र में ही एक कामयाब मिलियनेयर बन चुका था। गगनदीप का एक दोस्त था हरविंदर शॉकर नाम से। उसने इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ले रखी थी पर उसके पास कोई काम नहीं था। जब उसने गगनदीप को अपनी बेरोजगारी के बारे में बताया तो गगनदीप ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में जॉब दे दिया। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी। एक दिन जब गगनदीप गुरुद्वारा गया हुआ था तब वहीं पर उसकी मुलाकात मुंदिल माहिल से होती है। मुंदिल माहिल एक 18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की थी। मुंदिल की बड़ी बहन डॉक्टर थी और मुंदिल खुद भी पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती थी। अब वैसे तो गगनदीप बहुत ही शर्मीला लड़का था पर उसका दोस्त हरविंदर मुंदिल का बचपन का दोस्त था। तो गगनदीप हरविंदर का सहारा लेकर मुंदिल के करीब आ गया और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसी समय के दौरान गगनदीप के पिता की भी मौत हो चुकी थी तो गगनदीप मुंदिल से बातें करके अपने दिल को हल्का भी कर लिया करता था। ऐसे ही बातें करते करते गगनदीप को कब मुंदिल से प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। पर दिक्कत ये थी कि मुंदिल गगनदीप को सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैसे में अगस्त 2010 की एक रात को एक हादसा हो गया। मुंदिल उस वक्त ब्राइटन शहर में अपनी 2 सहेलियों के साथ किराए के फ्लैट में रहती थी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उस रात उसकी दोनों सहेलियां रूम पर नहीं थी। तभी रात के करीब 10 बजे गगनदीप अचानक से मुंदिल के फ्लैट पर पहुंच गया बिना इनविटेशन के। वो अपने साथ फूलों का एक गुलदस्ता लेकर आया था। वैसे तो वो मुंदिल को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कहने आया था पर जाने के वक्त वो मुंदिल से कहता है कि उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स फेल हो गई है और इतनी रात को वो ऐसी गाड़ी लेकर घर नहीं जा सकता। मुंदिल को भी गगनदीप पर तरस आ जाता है और वो एक रात के लिए गगनदीप को अपने फ्लैट में सोने की परमिशन दे देती है। उसी रात जब मुंदिल अपने बेडरूम में सो रही होती है तब गगनदीप उसके कमरे में आता है और मुंदिल के साथ ज़बरदस्ती करने की, उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। गगनदीप की इस हरकत से मुंदिल डर भी जाती है और गुस्सा भी हो जाती है। वो गगनदीप को एक ज़ोर का थप्पड़ मार देती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। मुंदिल के थप्पड़ से गगनदीप को होश आता है और उसे अपनी हरकत पर शर्म आने लगती है। वो मुंदिल से माफ़ी मांगने लगता है पर मुंदिल पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। शर्म और डर के मारे गगनदीप वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के बाद गगनदीप कई बार मुंदिल से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। वो उसे फ़ोन करता है, SMS करता है पर मुंदिल उसको ज़रा सा भी भाव तक नहीं देती। वो ना ही गगनदीप का फ़ोन उठाती है और ना ही उसके SMS का जवाब देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। गगनदीप भी अब इस घटना को भुलाकर अपने बिजनेस में लग जाता है। उसका बिजनेस सही मायनों में आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है और सिर्फ 21 साल की उम्र तक गगनदीप मिलियनेयर बन जाता है। उस घटना के 8 महीने बाद एक दिन अचानक से गगनदीप के फ़ोन पर मुंदिल का SMS आता है। मुंदिल गगनदीप को अपने फ्लैट पर कुछ बात करने के लिए बुलाती है। गगनदीप तो वैसे भी मुंदिल से दोस्ती करने के लिए तैयार था पर अचानक से इतने महीनों बाद आए इस एक मैसेज से गगनदीप को मुंदिल पर शक भी हो रहा था। जाने से पहले वो मुंदिल को ये SMS भेजता है, कैन वी टॉक सिविल और यू जस्ट वांट मी डेड? क्या हम ढंग से बात कर सकते हैं या तुम सिर्फ मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? हालांकि गगनदीप ने यह मैसेज मजाक के तौर पर भेजा होगा पर उसे शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था कि वो सच में मौत के मुंह में जा रहा था। 25 फरवरी साल 2011 शाम के करीब 7 बजे गगनदीप सिंह अपनी माँ और बहन से कहता है कि उसे किसी पार्टी में जाना है। वो अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है कि मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे आने में देर हो जाएगी। इत्तेफाक से उस दिन गगनदीप की BMW कार सर्विस के लिए गई हुई थी तो वो अपनी बहन की ब्लू कलर की मर्सिडीज़ कार लेकर जाता है। उसी रात करीब 2 बजे पुलिस की एक कार लंदन के ब्लैक हिल इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उस कार में बैठे हुए पुलिस अफसर को दूर कहीं से आग की लपटें और धुआं दिखाई देता है।
पुलिस जब उस आग की तरफ जाती है तो एंगरस्टीन लेन रोड पर एक जलती हुई कार दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर तुरंत लंदन फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं और किसी तरह से आग पर काबू पाया जाता है। आग बुझाने के बाद पुलिस उस कार की तलाशी लेती है। वो एक ब्लू कलर की मर्सिडीज कार थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था और ना ही पैसेंजर सीट पर कोई था। पर जब पुलिस ने उस कार की डिग्गी खोली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। डिग्गी में एक 20 से 25 साल के नौजवान की आधी जली हुई लाश पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, माथे पर पगड़ी थी, शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था। लाश के आसपास कोई भी आईडी कार्ड नहीं था जिससे पुलिस लाश की पहचान कर सके। पुलिस के पास गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं था। पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर गाड़ी के मालिक का पता लगाती है और उसी रात के 4 बजे पुलिस अमनदीप के घर की डोरबेल बजाती है। जैसे ही अमनदीप घर का दरवाज़ा खोलती है, पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि उसकी गाड़ी जली हुई मिली है और उसकी डिग्गी से लाश बरामद हुई है। हालांकि पुलिस अफसर ये भी बताते हैं कि लाश की पहचान नहीं हो सकी है, पर अगर अमनदीप पुलिस की मदद करे तो वो भी हो जाएगा। ये सब सुनकर अमनदीप के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसके पिता की हत्या हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। अमनदीप पुलिस को बताती है कि उसका भाई गगनदीप उसकी गाड़ी लेकर निकला हुआ है। पुलिस अमनदीप को गगनदीप से फ़ोन करने के लिए कहती है, पर गगनदीप का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अमनदीप को अब चिंता होने लगती है। इसी दौरान तजिंदर भी जग जाती हैं। पुलिस अमनदीप से कहती है कि गगनदीप के दोस्तों को फ़ोन करो, क्या पता वो अपने किसी दोस्त के साथ पार्टी में गया होगा। अमनदीप सबसे पहले हरविंदर शॉकर को फ़ोन करती हैं क्योंकि उसे पता था कि हरविंदर ही गगनदीप का बेस्ट फ्रेंड था। हरविंदर फ़ोन तो उठाता है पर गगनदीप के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। अमनदीप गगनदीप के बाकी के दोस्तों को फ़ोन करती हैं। उनमें से एक दोस्त बताता है कि गगनदीप मुंदिल के घर जाने के लिए निकला हुआ था। अमनदीप अब मुंदिल को फ़ोन करती हैं और अपने भाई के बारे में पूछती हैं। मुंदिल कहती हैं कि गगनदीप उसके घर पर आया ही नहीं था। अमनदीप उससे थोड़ी सख्ती दिखाती हैं और कहती है कि मुझे पता है कि मेरा भाई वहीं पर है। जवाब में मुंदिल कहती है कि गगनदीप घर पर आया तो था, पर मैंने उसे घर में दाखिल ही नहीं होने दिया। मुंदिल के 2 अलग अलग जवाब सुनकर अमनदीप को उस पर शक होने लगा था। उसने पुलिस अफसर को सारी बात बताई। पुलिस को भी ये अंदेशा होने लगा था कि हो न हो लाश गगनदीप की ही है, पर वो बिना किसी कन्फर्मेशन के परिवार को शॉक देना नहीं चाहते थे। पुलिस ने अमनदीप के घर से गगनदीप का टूथब्रश और कंघी ले लिया ताकि उसके ज़रिए डीएनए मैच किया जा सके। इधर पुलिस को ये भी ढूंढना था कि कार यहाँ तक आई कैसे और उसमें आग कैसे लगी। पुलिस ने आसपास लोगों से पूछा पर किसी को कोई आइडिया नहीं था। पुलिस ने उस इलाके और उसके आसपास के रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनके फुटेज निकाले और सबको बारीकी से चेक करने लगे। इसी में से एक फुटेज में गाड़ी को आग लगने के बाद 2 जवान लड़के भागते हुए दिखाई दे रहे थे। इन दोनों में से एक ने पगड़ी पहनी हुई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि यही 2 लोगों ने या तो आग लगाई है या फिर आग लगने की वजह से गाड़ी छोड़कर भागे हुए हैं। इधर लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम के पूरे बदन पर काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हुई थी। सिर में एक गहरी चोट थी जो कि शायद किसी भारी चीज़ से मारने की वजह से आई थी। कुछ हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ था, पर विक्टिम की मौत उसके फेफड़ों में खूब सारा धुआं जाने की वजह से हुई थी, जिसका मतलब ये कि जब गाड़ी को आग लगाई गई तब विक्टिम जिंदा था। वो उसी गाड़ी में जलते हुए मरा था। 26 फरवरी की रात गगनदीप अभी तक घर नहीं आया था। रात के 9 बजे डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है। लाश गगनदीप की ही थी। अमनदीप ने पुलिस को पहले से बता रखा था कि उसकी मां का दिल कमज़ोर है। पहले भी उसके पिता की मौत की खबर सुनकर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था। इस बार अगर उन्हें गगनदीप की मौत के बारे में बताया गया तो शायद वो मर ही जाती।
सबसे पहले ताजिंदर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद ही उन्हें गगनदीप की मौत के बारे में बताया गया। मैं और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने पहले अपने पति को खोया और सिर्फ 2 ही साल में अपने एक अकेले बेटे को भी। अमनदीप भी गहरे सदमे में चली गई थी। वो ना रो सकती थी और ना कुछ बोल पाती थी। अब उसे ही अपनी माँ को भी संभालना था। इधर पुलिस को गगनदीप के कातिल को पकड़ना भी था। पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को पता था कि हो न हो गगनदीप की मौत के पीछे मुंदिल का हाथ है, पर मुंदिल अकेले इतना कुछ तो नहीं कर सकती थी। पुलिस मुंदिल के फ्लैट में जाती है, पर मुंदिल फ्लैट में मौजूद नहीं थी। पुलिस ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा और उसकी तलाशी ली। साथ में आस पड़ोस के लोगों से भी पूछना शुरू किया। एक पड़ोसी पुलिस को बताता है कि उस रात करीब 11 बजे उसने 2 लोगों को एक भारी चीज़ को कंबल में लपेटकर उठाते हुए गाड़ी की डिक्की में डालते हुए देखा था, पर वो दोनों मर्द थे। इधर मुंदिल के कमरे के फर्श पर छोटे छोटे खून के कतरे दिखाई देते हैं। बिस्तर पर नया कंबल बिछा हुआ था जिसका बिल अभी तक डस्टबिन में ही था। साइड में कैमरा स्टैंड लगा हुआ था जिस पर भी खून दिखाई दे रहा था। अगले दिन 26 फरवरी की रात को 9:40 पर पुलिस ने मुंदिल को गिरफ्तार किया। मुंदिल ने फिर उस रात की पूरी कहानी सुनाई। असल में मुंदिल गगनदीप की उस हरकत को भुला नहीं पा रही थी जो उसने 8 महीने पहले वाली रात को किया था। मुंदिल ने उसके बारे में हरविंदर शौकर को सब कुछ बता दिया। हरविंदर वैसे भी मुंदिल को चाहता था। मुंदिल की बातें सुनकर वो गुस्से में आ गया। इन दोनों को लगा कि गगनदीप को सबक सिखाना ज़रूरी है। हरविंदर ने अपने एक दोस्त डैरेन पीटर्स को साथ में रखा जो कि प्रोफेशनली क्रिमिनल था। इधर मुंदिल ने गगनदीप को बात करने के बहाने घर पर बुलाया। गगनदीप तो वैसे भी मुंदिल से सुलह कर लेना चाहता था। उसे लगा कि मुंदिल ने उसे सच में माफ़ कर दिया होगा। जाते हुए रास्ते में वो मुंदिल के लिए एक टेडी बियर, फूलों का बुके और कुछ गिफ्ट खरीदता है। जैसे ही गगनदीप मुंदिल के फ्लैट में पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर मुंदिल के साथ हरविंदर और उसका एक दोस्त भी मौजूद है। गगनदीप कुछ समझ सके उससे पहले हरविंदर गगनदीप पर हमला कर देता है और जोर का एक मुक्का मार के उसे ज़मीन पर गिरा देता है। अचानक हुए इस हमले से गगनदीप डर जाता है और चिल्लाते हुए मुंदिल को मदद के लिए पुकारता है। मुंदिल ये सब देखकर दूसरे कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। करीब 20 मिनट तक हरविंदर और डैरेन पीटर्स गगनदीप को अलग अलग चीज़ों से मारते पीटते रहते हैं। जब काफ़ी ज़्यादा कुटाई से गगनदीप बेहोश हो जाता है तो ये दोनों मिलकर गगनदीप के हाथ और पाँव को रस्सी से बांध देते हैं। मुंदिल अभी तक उस कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। फिर ये दोनों गगनदीप को एक कंबल में लपेटकर उसी की मर्सिडीज़ में डिग्गी में ठूस के भर देते हैं। फिर वही गाड़ी लेकर दोनों निकलते हैं और ब्लैक हिल की सुनसान गली में चले जाते हैं। वहाँ गाड़ी को एक तरफ पार्क करके उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मुंदिल की गवाही के बाद हरविंदर और डैरेन पीटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर एक तरफ गगनदीप का अंतिम संस्कार किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अपराधियों की कोर्ट ट्रायल शुरू होती हैं। मुंदिल के वकील ने कहा कि मुंदिल गगनदीप को मारना या मरवाना नहीं चाहती थी। वो तो बस यही चाहती थी कि हरविंदर गगनदीप को समझाए या उसे एकाध थप्पड़ मार के छोड़ दे, पर बात इतनी बिगड़ जाएगी उसका उसे अंदाज़ा तक नहीं था। करीब 1 साल बाद 24 फरवरी साल 2012 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हरविंदर सिंह शौकर को गगनदीप सिंह के मर्डर के जुर्म में 22 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। डैरेन पीटर्स को 12 साल, जबकि गगनदीप के हत्या की मुख्य सूत्रधार मुंदिल माहिल को कोर्ट ने सिर्फ 6 साल जेल की सज़ा सुनाई। मुंदिल को इतनी मामूली सज़ा सुनाने के बाद लोगों में एक तरह का आक्रोश जाग उठा। लोगों ने ओल्ड बेली कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और गगनदीप को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगे। हालांकि मुंदिल ने पूरे 6 साल भी जेल में नहीं गुजारे। साल 2014 में सिर्फ 2 साल जेल में गुजारने के बाद
मुंदिल को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद मुंदिल ने किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन से फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। साल 2016 में उसने वरिंदर सिंह नाम के एक पॉलिटिशियन से शादी भी कर ली। जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से मुंदिल को क्या सज़ा मिलनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है उसने जानबूझकर गगनदीप को मरवा दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।